हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये बेहतरीन सा तोहफा है उस्मानी सर की तरफ से, आपका प्यारा सा चैनल उस्मानी सर में। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा, और इस विद्युत ऊर्जा को हम लोग विद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो कह रहा है बिंदु आवेशों के निकाय में। निकाय का मतलब होता है बच्चों जब एक से अधिक बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज होते हैं तो उसको हम लोग निकाय कहते हैं, इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। बिंदु आवेशों के निकाय में प्रत्येक को अनंत से उनके संगत स्थिति तक लाने में संपन्न कार्य को निकाय का विद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। मान लो कोई एक आवेश है Q0 या Q1, उसको हमने इन्फिनिटी से उठा करके एक पोजीशन में ए में लाके रख दिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से एक दूसरा चार्ज है Q2, इसको भी इन्फिनिटी से उठाया और उठा के ला करके एक पॉइंट तक बी तक लाके इसको रख दिया। तो कहता है इन दोनों आवेशों को, बिंदु आवेश को अनंत से किसी भी पॉइंट पर लाने में जो हमें वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को हम लोग विद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। इस निकाय का, इस सिस्टम का विद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें लामकाफ करने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल डेफिनेशन है और सिंपल उसका मतलब है। अब हम लोग चलते हैं दो बिंदु आवेशों के निकाय में विद्युत विभव ऊर्जा कैसे निकलेगा या उसका वैल्यू कितना होगा। दो बिंदु आवेशों के निकाय में यानी दो पॉइंट चार्ज है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत विभव ऊर्जा कितना होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक कोई आवेश है Q1 जो पहले से विराजमान है A पॉइंट पर। Q1 चार्ज A पॉइंट पर पहले से विराजमान है, या यूं कहो कि हमने इसको इन्फिनिटी से लाके यहाँ रखा हुआ है। अब जब ये चार्ज कहीं से भी आ जाएगा तो ये अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ का जो क्षेत्र है ये अपना एक प्रभाव क्षेत्र बना लेगा जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब उसके विद्युत क्षेत्र में किसी भी दूसरे आवेश को जब लाओगे तो वो चार्ज जो है, ये आवेश जो उस पर एक तरह का बल लगाएगा। मान लो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है और आपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बना रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लाओगे तो उसको रिपेल करेगा, यानी उसको प्रतिकर्षित करेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव, धनात्मक धनात्मक में प्रतिकर्षण होगा। अब उसको लाने में हमें बाहर से बल लगाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स। उसके बाद जब इसके विद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी ले आएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा, और जो भी काम करना पड़ेगा तो ये काम हमारा इस सिस्टम में नहीं, ये चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा, उसके अगेंस्ट में उस चार्ज को ले आओगे तो दोनों चार्ज के बीच में जो एक काम करना पड़ा हमको, दैट वेरी काम, उसी काम को हम लोग इन दोनों का विद्युत विभव ऊर्जा कहेंगे। तो हमने एक चार्ज को यहाँ रखा है Q1, उसके बाद हमने इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को उठाया, और उठाने के बाद ला करके मान लो यहाँ पे हमने इसको ला के रख दिया और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया B। अब हमें कुछ वर्क करना पड़ा, लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ा। तो ये वर्क कितना करना पड़ा तो हम लोग लिख लेते हैं, माना कि Q1 बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में Q2 बिंदु आवेश को अनंत से B बिंदु तक या B तक लाने में किया कार्य। तो ये कार्य दो चार्ज यानी Q1 Q2 के बीच है, तो इसको हम लोग सिंबल में W12 कर देते हैं। देखो बच्चों, जब हम इकाई आवेश को इस आवेश के
विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं, जो काम करना पड़ता है, उसका नाम है विद्युत विभव। इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो ये V जो है पोटेंशियल है, यानी ये कैसा पोटेंशियल है, विभव है। जब ये चार्ज Q1 पहले से यहाँ पे है तो अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो इसको चीज़ एक याद रखना है बच्चों, थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ, आप इसको हमेशा के लिए याद रखोगे। दो चीज़ आपको बहुत परेशान करेगा, इसको आप याद रख लो। मान लो हमारे पास एक Q चार्ज है, बिंदु आवेश से पॉइंट चार्ज है, ओके। और ये अपने चारों तरफ एक प्रवाह क्षेत्र बनाया हुआ, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप रखते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ये जो चार्ज उस पर फोर्स लगाएगा, और कितनी दूरी पे है, मान लो r दूरी पर है। ये इकाई धनावेश इस चार्ज के विद्युत क्षेत्र के अंदर है, इस पर एक फोर्स लगेगा। जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, यानी ई से इसको डिनोट करते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। एक तो एक चीज याद रखना है आपको। अब यहाँ पे हमने इकाई धनावेश को रखा, उस पर ये जो फोर्स लगाता है, बल लगाता है, वो बल का वैल्यू हो जाएगा ई, जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। और ये वैल्यू होता है 1/4πε0। जिस चार्ज का प्रवाह क्षेत्र है वह चार्ज, और कितनी दूरी पर है ये, तो उसका स्क्वायर। दूसरा क्या है कि इसके विद्युत क्षेत्र में इकाई धनावेश को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम अनंत से लेके आ रहे हैं। तो अनंत से ला करके मान लो इस चार्ज के r डिस्टेंस दूरी पर हमने एक इकाई धन आवेश को अनंत से लेके आए। अनंत का मतलब यहाँ होता है, ये जो आवेश है, ये आवेश एक सर्टेन एरिया, स्पेसिफाइड एरिया, एक निश्चित दूरी तक, निश्चित क्षेत्र तक, रीजन क्षेत्र तक अपना एक प्रवाह क्षेत्र बनाता है। और उससे बाहर का जो क्षेत्र होता है, जहाँ ये प्रवाह क्षेत्र लगभग नगण्य हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, तो वहाँ से हम लोग इन्फिनिटी वर्ड इस्तेमाल करते, बोलते हैं वो अनंत है। यह अनंत का ये मतलब नहीं कि आप चले जाओ स्पेस में और बहुत दूर चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ये कंसेप्चुअल टर्म है। तो अब इकाई धन आवेश को अगर तुम लाते हो, लाने में जो काम करना पड़ता है, उस काम को हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल कहते हैं। उस काम को हम लोग पोटेंशियल कहते हैं या विद्युत विभव कहते हैं, उसको V से डिनोट करते हैं। और ये बराबर हो जाता है 1/4πε0। जिस चार्ज का ये क्षेत्र है वह चार्ज, अपॉन यहाँ डिस्टेंस होता है, स्क्वायर नहीं होता, ये डिस्टेंस होता है। तो ये हमारा काम हो गया इकाई धन आवेश को लाने में, और ये हमारा फोर्स हो गया इकाई धन आवेश पर लगने वाला, इसके कारण बल। अब मान लो इसी के क्षेत्र में अगर हमने इकाई धन आवेश के जगह अगर हम Q आवेश को रखते हैं, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो ऑब्वियसली इकाई धन आवेश पर आपका फोर्स अगर E लगता है, तो Q पर फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू E। तो यहाँ पे Q आवेश को अगर आप लाते हो तो यहाँ QE लगता है। सिमिलरली अगर हमने इकाई धन आवेश को लाने में जो काम करा, वो काम अगर हमारा V है, तो अगर हमने Q आवेश को अनंत से लाया, तो उसके लिए हमें कितना काम करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इकाई में वर्क जो काम करना पड़ा वो भी करना पड़ा, Q को लाने में कितना काम करना पड़ा, QV, तो हम लोग इसको QV कहते हैं। तो ये दो चीज कंसेप्चुअल है, इकाई का वर्क V और उससे ज्यादा ले आओगे, जितना ले आओगे तो उस चार्ज से उसको V को मल्टीप्लाई कर देना। इकाई पर लगने वाला बल को E कहते हैं, और उससे ज्यादा कोई आवेश अगर है, अदर आवेश है, तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो Q इंटू E हो जाएगा। तो ये दो टर्म आपका कंसेप्चुअल है, आपको थोड़ा सा ये चीज जानना चाहिए, आप इसको याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कर दिया यहाँ से डिलीट। तो अब ये चार्ज Q1 जो है A पॉइंट पर पहले से विराजमान है, तो ये अपने चारों तरफ अपना एक प्रवाह क्षेत्र बनाया। इसके विद्युत क्षेत्र में इस चार्ज से R दूरी पर, मान लो R दूरी पर इस आवेश को हमने लेके आया, तो वर्क कितना होगा। यहाँ पे इकाई धन आवेश पर जो वर्क होगा, लाने में जो वर्क होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, V कहते हैं। और हमने कितना को लेके आया, Q2 को लेके आया, तो V इंटू Q2, और V
इस आवेश का ये यहाँ पर विद्युत विभव है, तो ये हो जाएगा अभी बताया 1/4πε0। जिस आवेश का ये है तो वह आवेश यानी Q1 अपॉन डिस्टेंस ये R है। अब मल्टीप्लाइड यहाँ पे Q2 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्क हो गया ये दोनों सिस्टम के बीच, ये हो गया 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब जो है ये जो हमने काम करा परिभाषा के मुताबिक, इसी काम को हम लोग ये दोनों बिंदु आवेश Q1 Q2 के बीच का ये विद्युत विभव ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा यह संपन्न कार्य Q1 तथा Q2 के बीच विद्युत विभव ऊर्जा कहलाता है। तो बच्चों इसको आप आराम से जूम करो, इसके बाद लिख लो। मैं आगे चलता हूं। अब हमें तीन बिंदु आवेशों के निकाय में विद्युत विभव ऊर्जा निकालना पड़ेगा। जनरली बच्चे आपके बोर्ड एग्जाम में, 12th बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो अब हम लोग दो का देख लिए, अब हम लोग तीन आवेश को देख रहे हैं, तीन बिंदु आवेश को। मान लेते हैं पहले से हमारे पास एक बिंदु आवेश है Q1 जो बिंदु पॉइंट A पर रखा हुआ है। अब ये अपने चारों तरफ एक प्रभाव क्षेत्र बनाएगा जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और उस विद्युत क्षेत्र में Q2 आवेश को अनंत से उठा करके ला करके मान लो यहाँ पे हमने B पॉइंट पर उसको यहाँ रख दिया Q2 चार्ज को। तो इसको लाने में हमें वर्क करना पड़ा। किस चार्ज को लाया? Q2 को। किसके विद्युत क्षेत्र में लाया? Q1 का। तो सिंबल में इसको हम लोग W12 लिख देते हैं, W12। तो अब हमें कितना काम करना पड़ा? तो यहाँ लिखना पड़ेगा Q2 आवेश को अनंत से Q1 के विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो इसको हम लोग सिंबल में W12 कर देते हैं। और ये काम बराबर, जैसे अभी मैंने बताया कि ये Q1 आवेश है, इस Q1 आवेश के विद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी किसी भी जगह पर अगर आप इकाई धन आवेश को लाते हैं अनंत से, तो जो वर्क होता है उसको हम लोग V कहते हैं। और उसके बाद इकाई धन आवेश के अलावा किसी अतिरिक्त किसी और अदर आवेश को ले आएंगे तो इसको हम लोग 1 से Q से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी गुना कर देते हैं। तो अब यहाँ बोलेंगे हम लोग कि Q2 आवेश को जो हमने लाया इसके प्रवाह क्षेत्र में, तो यहाँ से इसकी दूरी कितना है? तो यहाँ से मान लिया कि इसकी जो दूरी है, यहाँ से इस दूरी को हम लोग नाम दे दिया R1 और 2, यानी Q1 Q2 के बीच है तो R12 कर देते हैं। एक सिंबल है जस्ट। तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? ये जो Q1 चार्ज है, Q1 चार्ज अपना विद्युत क्षेत्र में यहाँ पे विद्युत विभव बनाया V1, और हमने कितना आवेश को लाया? तो Q2 को लाया। तो वर्क हो जाएगा V1 Q2, और V1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 1/4πε0। V1 इस चार्ज के कारण यहाँ पे विभव है, तो इस चार्ज का है, यानी ये चार्ज अपॉन कितनी दूरी पर बना रहा है? तो ये R12 पे, और उसके बाद ये Q2 है। तो अब ये दोनों मिलाकर के ये बच्चों हो जाएगा, ये Q2 है तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो इसको हम लोग रास्ते में ड्रॉप कर देते हैं इस तरह से। अब हमें किसको लाना है? एक तीसरे चार्ज को लाना है। चूंकि यहाँ पे तीन बिंदु निकाय की बात हो रही है,
तो एक तीसरे आवेश को, मान लो Q3 आवेश को, उसको भी हम कहाँ से लाते हैं? इन्फिनिटी से लाते हैं। तो इन्फिनिटी से उसको उठाया और उठा करके मान लो यहाँ तक लाया, जिसको हम लोग Q3 आवेश कहते हैं, और इस C पॉइंट तक लेके आया। C पॉइंट तक लाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा? तो यहाँ हमें 2 काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब A पहले से है, तो A पहले से है तो इसका एक प्रवाह क्षेत्र यानी इसका भी विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो एक तो इसके अगेंस्ट में लाना पड़ेगा, यानी Q3 चार्ज को लाएंगे Q1 के अगेंस्ट में, तो 1,3 कर देते हैं। और दूसरा, ये आवेश भी आके बैठ चुका है, तो इसका भी अपना प्रभाव क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसके अगेंस्ट भी हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अब ये Q3 को Q2 के अगेंस्ट में लाना पड़ेगा, तो सिंबल में यहाँ पे 2,3 कर देते हैं। तो हमें वहाँ 2 तरह का काम करना पड़ेगा। तो चित्र में हमने दिखा दिया 2 तरह का काम है, और यहाँ से इसको हम लोग मिला देते हैं, इसको ऐसे इस तरह से मिला दिया। इस डिस्टेंस को हम सिंबल में लिख देते हैं, 1 और 3 के बीच है तो 1,3 कर दिया R, और इस डिस्टेंस को 2,3 के बीच है, Q2 एंड Q3 के बीच, तो सिंबल में R23 कर देते हैं। बहुत आसान तरीके से ये छोटे छोटे सिंबल से आप काम निकाल सकते हो। तो अब हम लोग किसको लेके आ रहे हैं? Q3 आवेश को। Q3 बिंदु आवेश को अनंत से C तक लाने में किया गया कार्य। कितना कार्य हो गया? तो ये हो गया W13 एंड W23। चलो सिंबल है W13। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये चार्ज पहले से मौजूद है, अब तुम Q3 लेके आ रहे हो, तो इसका यहाँ पे विद्युत विभव हो जाएगा V1। सिंबल में इसको कर देते हैं हम V1, और किसको लेके आ रहे हैं? Q3 को, तो V1 Q3 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी आवेश इससे पहले आ चुका है, तो इसका भी प्रवाह क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, इसके कारण यहाँ विद्युत विभव का नाम हम लोग सिंबल, यहाँ Q3 आवेश है तो यहाँ V3 कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे नहीं, V2 है, V2 होगा, क्योंकि Q2 आवेश यहाँ पे है, Q3 तो अभी लेके आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा V2। और किस आवेश को लेके आ रहे हो? तो Q3 आवेश को लेके आ रहे हो। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4πε0। V1 Q1 का है विभव, तो Q1 हो जाएगा अपॉन कितनी दूरी पर है ये पॉइंट C, तो ये बोलेंगे R13 पर है, और उसके बाद ये Q3 है, प्लस V2 यानी Q2 का ये प्रवाह क्षेत्र, यानी यहाँ पे विभव हो जाएगा V2, और V2 का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0। जिस आवेश का ये V2 है यानी Q2 का है, तो वह Q2 अपॉन, यहाँ से इस डिस्टेंस को सिंबॉलिक में 2,3 लिए हैं, और उसके बाद यहाँ पे है Q3। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों हम लोग। तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से, तो अब लिखेंगे, अतः तीनों आवेशों के बीच संपन्न कार्य, तीनों आवेशों के बीच संपन्न कार्य जो होगा वो हो जाएगा W, पहले 1,2 है, फिर W13 है, और फिर W23 है, W23। तो इन सारे वैल्यूज को बैठा देते हैं, तो इन सभी वैल्यूज को बैठा देते हैं। जैसे W12 का वैल्यू हो जाएगा 1/4π, इन सब में 1/4πε0 बच्चों कॉमन आता है, तो इसको हम लोग कॉमन आउट कर लेते हैं। तो इसको हमने कॉमन आउट करा, तो ये वैल्यू हुआ Q1 Q2 अपॉन R12 जस्ट सिंबल है। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 1/4π, तो हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन सिंबल में R13 है, और उसके बाद आखिर में ये है 1/4πε0 हमने कॉमन रखा है, तो ये जगह Q2 Q3 अपॉन सिंबल में R23। ये टोटल तीनों के बीच में जो हमारा संपन्न कार्य है, ये कार्य का वैल्यू आया। अब ये जो
विद्युत विभव ऊर्जा का परिभाषा है, इसी कार्य को हम लोग विद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। तो यहां लिखेंगे अतः तीनों बिंदु आवेशों के निकाय में विद्युत विभव ऊर्जा उसको हम लोग U से डिनोट करते हैं, और ये हो गया 1/4πε0, और ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस थोड़ा सा सीरियली कर देते हैं, Q1 Q2 2 3 कर देते हैं, Q2 Q3 अपॉन R23, और उसके बाद यहाँ कर देते हैं Q3 Q1 R31। तो ये टोटल हमारा तीनों बिंदु आवेशों के बीच का ये विद्युत विभव ऊर्जा का सूत्र है। अगला टॉपिक है बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव का विद्युत विभव ऊर्जा। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले हमने क्या करा, दो बिंदु आवेश के बीच में कितना विद्युत विभव ऊर्जा होगा, उसके बाद मैंने कहा कि तीन बिंदु आवेश के बीच में कितना विद्युत विभव ऊर्जा होगा। अब हम लोग यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव को लेके आते हैं, विद्युत द्विध्रुव पर कितना हमें काम करना पड़ेगा। तो अब विद्युत द्विध्रुव को देखते हैं, उस पर कितना काम हमें करना पड़ सकता है, उसी को हम लोग उसका विद्युत विभव ऊर्जा कहेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग इसका ट्रेंड को थोड़ा चेंज करेंगे। मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है इस डायरेक्शन में, और इसमें हमने क्या करा, एक विद्युत द्विध्रुव को हमने यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे -Q चार्ज है और यहाँ पे +Q चार्ज है, और विद्युत क्षेत्र के साथ मान लिया वो थीटा एंगल पर वो इंक्लाइंड है। तो ऑब्वियसली जब किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को रखोगे तो इनके आवेशों पर बल लगेगा। तो अब जो आवेशों पर बल लगेगा बच्चों, इस पर जो बल लगना है ये बल इधर की तरफ लगेगा, क्योंकि जब ये विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं ना कि इसका डायरेक्शन इधर है, तो इधर हम कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि इधर कोई विद्युत धन आवेश है, इधर की तरफ कहीं धन आवेश का कोई प्लेट है जिससे विद्युत बल रेखा निकलता है, धन आवेश से निकलता है। अगर यहाँ इधर कहीं धन आवेश है और ये धन आवेश है तो उसको रिपेल करेगा, तो इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा, तो इस पर जो इधर की तरफ फोर्स लगेगा ये लगेगा QE। अभी मैंने कहा था कि किसी भी आवेश के प्रभाव क्षेत्र में अगर किसी इकाई धन आवेश को आप रखते हो, उस पर जो फोर्स लगेगा इकाई धन आवेश में, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता E कहते हैं। तो इकाई धन आवेश पर बल इतना लगेगा, और अगर हम Q आवेश की बात करेंगे तो इसमें Q × E लगेगा, यानी यहाँ Q आवेश पर ये विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाएगा, Q × E। सिमिलरली उस पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, यहाँ भी वही लगेगा, F = QE। चूंकि बल में जो है आवेश का जो साइन नहीं लेते हम लोग, डायरेक्ट उसको विद्युत क्षेत्र से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थोड़ा सा ये स्पष्ट हो, Q × E। अब ये दो बल एक इधर की तरफ लग रहा है और इधर की लग रहा है, तो ये दोनों इसको रोटेट, इसको घुमाने की कोशिश करेगा, और इस तरह के घुमाने वाले बल को हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, उसको लोग टॉर्क कहते हैं या बल आघूर्ण कहते हैं। तो अब ये बोलेंगे कि इन दोनों बल के द्वारा इस पर जो टॉर्क लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है, तो यहाँ लिखेंगे द्विध्रुव पर बल आघूर्ण को हम लोग टॉर्क कहते हैं सिंबल में, और यहाँ लिखते हैं PE sin थीटा, यानी कितने एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ झुका हुआ है वो थीटा, और उसका साइन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी वैल्यू कितना है E, और ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल लिया विद्युत द्विध्रुव, उसका डायपोल मोमेंट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू हो गया यहाँ पे P। तो अब ये टोटल वैल्यू हो गया हमारा बल आघूर्ण, यानी ये इसको इस तरह से रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये डायपोल इधर की तरफ घूमना चाहेगा, अब हम क्या करते हैं, बाहर से बल लगा करके इस टॉर्क के बल आघूर्ण के विरुद्ध इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। कितना घुमा देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा एंगल से घुमा देते हैं। तो घुमाएंगे, बाहर से बल लगा करके घुमाएंगे तो हम लोग काम करेंगे। जब भी किसी सिस्टम पर
बाहर से बल लगा करके काम करते हैं, तो उस सिस्टम के अंदर में वह काम एनर्जी बन करके स्टोर हो जाता है, ऊर्जा बन करके उसके अंदर संचित हो जाता है। तो हम लोग कितना काम कर रहे हैं थोड़ा सा घुमाने के लिए, तो बोलते हैं द्विध्रुव को बहुत हल्का सा कोण डी थीटा कोण से बल आघूर्ण के विरुद्ध उल्टा घुमाते हैं, बल आघूर्ण के विरुद्ध घुमाने में किया गया कार्य। ऑब्वियसली बहुत थोड़ा सा घुमाया गया डी थीटा, तो काम भी बहुत थोड़ा सा होगा, तो हम लोग सिंबल में डी डब्ल्यू लिख देते हैं। डी जहां इस्तेमाल करते हैं बच्चों, इसका मतलब बहुत थोड़ा सा होता है, और ये काम बराबर होता है टॉर्क इनटू कितने एंगल से घुमाया, तो टॉर्क हमारा टॉ है और कितने एंगल से घुमाया डी थीटा से, तो ये टोटल वर्क हमारा हो जाएगा, टॉर्क यहाँ हो जाएगा पीई साइन थीटा और ये डी थीटा। ये थोड़ा सा हमने इसको रोटेट करा दी, इतना हमको वर्क हुआ। अब अगर उसको मार्जिनली एक संभवतः थोड़ी सी अच्छा खासा एंगल तक बनाने के लिए उसको अगर घुमाएंगे तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, तो आप इसको यहाँ तक लिख लो, मैं इसको यहाँ से करता हूँ आउट। अब हम लोग इसको मान लो पहले उसका एंगल थीटा 1 पर था, अब उसको रोटेट करके हमने थीटा 2 में लेके आया, तो यहाँ बोलेंगे अतः द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, कितना कार्य होता है। तो हम लोग ये जो थोड़ा सा काम किया इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, और उधर के तरफ है पीई साइन थीटा और उसके बाद डी थीटा, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। ये तो सिंबल है जस्ट, असल में हमारा सम इधर है, इधर की तरफ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं डी जिसके साथ लगाया नहीं थीटा, यानी एंगल का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो एंगल का हमें लिमिट देना होगा कि कहाँ से कहाँ तक। बोला कि थीटा 1 था और उसको घुमाया कहाँ तक, थीटा 2 तक, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। और सिंबल में डी अगर इंटीग्रेशन से लगा हुआ रहता है तो ये दोनों को कैंसिल कर देते हैं, शुद्ध यहाँ पे डब्ल्यू आ जाता है, और इसके अंदर जो इंटीग्रेट नहीं होगा उसको हम लोग बाहर कर लेते हैं, समाकलन नहीं होगा बाहर, जैसे P और E नहीं होगा, क्योंकि यहाँ थीटा ही का सिर्फ होगा, तो ये थीटा वाला टर्म इधर रहेगा, बाकी को हम लोग बाहर कर देते हैं। ये मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा आपको इंटीग्रेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए बच्चों, ये कैलकुलस का पार्ट है, मैंने बेसिक क्लास में मैथमेटिकल टूल्स में ये सारा चीज़ बता रखा है, आप जाके मेरे चैनल में वो सारे क्लासेस को देख सकते हो, तो बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा इधर की तरफ आगे बढ़ाता हूँ। पीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट है थीटा 1 से थीटा 2। इस माइनस को थोड़ा बाहर कर ले तो ये पीई हो जाएगा माइनस, और सिर्फ यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा, और लिमिट फिर 1 सेकेंड थीटा 1 से थीटा 2। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा लिमिट को अगर बैठा दें तो यहाँ थीटा में पहले अपर लिमिट बैठाना होता है, यानी कॉस थीटा 2, और माइनस के बाद फिर ये लोअर लिमिट बैठाना होता है, यानी कॉस थीटा 1। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो W इक्वल टू हो जाएगा, ये बाहर में आप P रख दो, अब ये माइनस बाहर में से अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, यानी कॉस थीटा 1 प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं पहले लिख देता हूँ, और यहाँ पे प्लस अंडरस्टूड है तो माइनस प्लस माइनस, यानी कॉस थीटा 2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये आपको इतना वर्क आपने करा इस बाहरी विद्युत क्षेत्र में, तो अब इसी वर्क को हम लोग क्या कहते हैं, इस डायपोल का विद्युत द्विध्रुव का ऊर्जा कहते हैं। तो इसको यहाँ से हमने करा आउट, तो लिखो अतः द्विध्रुव का, इसी काम को हम लोग विद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं।
द्विध्रुव का विद्युत विभव ऊर्जा, उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। और ये हो गया कितना बच्चों, Pe cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो आप इसको यहाँ पे लाके ड्रॉप कर सकते हो। अब इसके लिए कुछ हम लोग विशेष परिस्थिति का बात करेंगे, यानी अस्थाई साम्य अवस्था, समतुल्य अवस्था या अस्थाई समतुल्य अवस्था, इस तरह का दो टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे इसको डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और स्पेशल केस की बात यहाँ पे करेंगे। तो स्पेशल केस की बात क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग NB करके, इंपॉर्टेंट बात है, NB करके इसको आगे लगा। ऐसा माना जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इसके साथ डायपोल अगर 90 के एंगल पे रहता है, इनिशियली 90 के एंगल पे रहता है, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं। ये माइनस क्यू है और यहाँ पे प्लस क्यू है, इस पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो इसको हम लोग इनिशियल पोजीशन अगर ये है तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं यदि प्रारंभ जो कोण है वो अगर वो 90 डिग्री हो और उसके बाद विद्युत क्षेत्र के साथ सेकेंड केस में उसका एंगल जिसको हम लोग थीटा 2 कहते हैं, ये अगर थीटा हो तो एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, यानी इस डायपोल का, इस द्विध्रुव का ऊर्जा क्या होगा। तो ये हो जाएगा Pe और cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 को यानी इनिशियल जो स्टार्टिंग एंगल है, अगर इस पोजीशन में अगर रखते हैं, यहीं से स्टार्ट मानते हैं इसको, तो इसको हम लोग 90 डिग्री में रखते हैं और ये cos 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा थीटा 1, और उसके बाद cos थीटा 2 को हम लोग थीटा कहते हैं। और ये वैल्यू जो होता है बच्चों, ये cos 90 0 हो जाता है माइनस cos थीटा, यानी फाइनली अगर हम बात करें तो जो एनर्जी का वैल्यू आ गया बच्चों, तो वो एनर्जी का वैल्यू आ गया हमारे पास, ये माइनस बाहर कर लेते हैं हम लोग, तो माइनस Pe cos थीटा हो गया। तो ये माइनस Pe cos थीटा हो गया। अब एक सिचुएशन हमारे उस द्विध्रुव का जब स्टैंडर्ड पोजीशन में रहता है तो उस समय उसका एनर्जी का ये फिगर है, और ये एनर्जी बताता है कि नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि ये एनर्जी इस सिस्टम को वो बाइंड करके, बांध के रखना चाहता है। नेगेटिव एनर्जी को हम लोग जनरली बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ से कुछ स्पेशल केस हम लोग डिराइव कर सकते हैं। स्पेशल केस हम लोग कुछ इस तरह से डिराइव करेंगे। स्पेशल केस में फर्स्ट केस, विशेष परिस्थिति कहते हैं हिंदी में इसको। अब मान लेते हैं कि अभी जो हमने उसको स्टैंडर्ड पोजीशन से उसको रोटेट करके थीटा एंगल पे रखा है। अब ये एंगल थीटा अगर 0 हो जाए, 0 का मतलब है कि जो डायपोल है, तो डायपोल बिल्कुल इस तरह से हो जाए अगर, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा तो उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये डायपोल जो होता है, डायपोल जिसमें हम लोग यहाँ माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो इस पर लगने वाला जो फोर्स का डायरेक्शन है, इस पर इधर लगेगा और इस पर इधर लगेगा। यानी डायपोल यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहते हैं। तो यहाँ बोलते हैं द्विध्रुव अस्थाई साम्यावस्था में होगा। यानी थोड़ा सा अगर द्विध्रुव को थोड़ा सा रोटेट करके छोड़ दे तो फिर वो अपने हालत में आ जाएगा। तो ऐसे केस में हम लोग इसको अस्थाई साम्यावस्था कहते हैं। और उस समय उसका एनर्जी कितना होगा, उस एनर्जी को हम लोग देखते हैं। तो उस समय उसका एनर्जी हो जाएगा बच्चों, U इक्वल टू हो जाएगा माइनस Pe, और cos थीटा को हमने 0 कर दिया तो cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री 1 होता है माइनस Pe, जिसको हम लोग नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, ऋणात्मक ऊर्जा कहते हैं, ऋणात्मक ऊर्जा।
ये ऋणात्मक ऊर्जा है, ऋणात्मक ऊर्जा यानी लो एनर्जी। तो लो एनर्जी, जब भी किसी सिस्टम का एनर्जी बच्चों ऊर्जा काफ़ी कम होता है, नेगेटिव में होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी, उसके अस्थायित्व तो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ऋणात्मक एनर्जी है, इसलिए इसका नाम हमने दिया अस्थायी साम्यावस्था। अब स्पेशल केस यहाँ पे हम विशेष परिस्थिति दूसरा देखते हैं हम लोग। अब यहाँ थीटा को हमने क्या करा, थीटा को 180 डिग्री में रख दिया। 180 डिग्री का मतलब हो गया कि ये जो डायपोल है, ये डायपोल का डायरेक्शन अब चेंज हो गया। अब यहाँ पे हम लोग इसको फिगर को देखते हैं, डायपोल का जो डायरेक्शन है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब डायपोल का हमने क्या करा, 180 का मतलब है इसको जो हमारा प्लस चार्ज था इधर की तरफ, इसको रोटेट करके इधर कर दिया, यानी प्लस क्यू चार्ज अब हमारे पास इधर आ गया और माइनस क्यू चार्ज इधर की तरफ आ गया। तो ऑब्वियसली इस पर जो फोर्स लगेगा, ये जो डायपोल होगा हमारा, इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर होगा यानी क्यू चार्ज इधर अट्रैक्ट होगा और माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू आवेश उधर की तरफ रिपेल होगा। तो अब ये बिल्कुल स्ट्रेट अगर है तो बिल्कुल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। लेकिन थोड़ा सा भी अगर घुमा दिया, मान लो थोड़ा सा भी अगर इसको रोटेट कर दिया, चूंकि इस पर फोर्स तो इधर लगने हैं और इस पर फोर्स इधर लगना है, तो तुरंत वो घूम जाएगा। तो कहा जाता है बिल्कुल अगर इसको छेड़छाड़ नहीं किया जाए, बिल्कुल स्ट्रेट अगर बिल्कुल इस विद्युत क्षेत्र के दिशा में अगर रख दिया जाए तो ये बिल्कुल रहेगा, ऐसा साम्य अवस्था में रहेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया, थोड़ा सा रोटेट कर दिया, तो फिर तुरंत वो घूम जाएगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव फोर्स जो इधर लग रहा है माइनस क्यू चार्ज पर और प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स इधर लग रहा है, तो ये तुरंत इसको घुमा देगा। तो इसका मतलब है साम्य अवस्था तो है लेकिन अस्थायी साम्य अवस्था है। तो इसको बोलेंगे द्विध्रुव, द्विध्रुव अस्थायी साम्यावस्था में है, साम्यावस्था में है। तो ये विद्युत विभव ऊर्जा से रिलेटेड आपको ये 3 क्वेश्चन बनता है बच्चों। 2 आवेशों के बीच, 2 बिंदु आवेशों के बीच का ऊर्जा, 3 बिंदु आवेशों के बीच का ऊर्जा और विद्युत द्विध्रुव के लिए ये ऊर्जा। ये 3 में से कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन, तीनों लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो आज की क्लास यहीं पे है। इसके बाद फिर अगला क्लास मेरा आप अगले टॉपिक्स के लिए आएगा। आप तब तक के लिए हमारे साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को बताते रहें। और मैं आपको इसके बदले में एक से एक बेहतरीन आपको असाइनमेंट नोट्स, आपको बिल्कुल कंसाइज नोट्स, सिंपल भाषा में नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, सो दैट के एग्जाम में, इम्तहान में, परीक्षा में आप बहुत अच्छा कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।